क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। आज बात करेंगे एक ऐसी ही अविश्वसनीय और सच्ची कहानी की, जॉन नैश की कहानी। बात है 1947 की, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की, जहां एक जीनियस अपनी पहचान बनाने निकला था, और वो भी एक ऐसी पहचान जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बस ये एक लाइन जॉन नैश की पूरी शख्सियत को बयां कर देती है। बेहिसाब होशियार, पर उतना ही बेबाक और सोशल सिचुएशन में थोड़ा अजीब। उनके लिए दुनिया भावनाओं से नहीं बल्कि लॉजिक और पैटर्न से चलती थी। और उनका जुनून बस एक ही था, एक ऐसा असली ओरिजिनल आइडिया खोजना जो पहले किसी ने कभी न सोचा हो। तो प्रिंसटन में उनके शुरुआती साल बस इसी जुनून में गुजरे। उन्हें लगता था कि क्लासेस में जाना भाई एकदम वक्त की बर्बादी है। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि क्लास में तो वही पढ़ाया जाएगा ना जो पहले से किताबों में है। और वो तो कुछ नया बनाना चाहते थे, कुछ ऐसा जो इतिहास बदल दे। तो जहां सारे साथी क्लास में होते थे, नैश अपना टाइम दुनिया में पैटर्न खोजने में लगाते थे और अपने रूममेट चार्ल्स हर्मन से बात करने में। और उनकी इस, कह सकते हैं, अकेली दुनिया में बस एक ही साथी था, चार्ल्स। चार्ल्स था लिटरेचर का स्टूडेंट, नैश से एकदम उल्टा। पर हां, वही एक इंसान था जिससे नैश अपने आइडियाज, अपनी फ्रस्ट्रेशन सब कुछ शेयर करता था। और चार्ल्स ही था जो हमेशा उन्हें हौसला देता था कि वो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हैं। तो कई सालों की ये जो तलाश थी, इसके बाद वो क्रांतिकारी विचार आखिर नैश के सामने आया। और आया भी कहाँ, एक बिल्कुल ही अनपेक्षित जगह पर। अब इस विचार की अहमियत समझने के लिए ना, हमें पहले इकोनॉमिक्स की एक बहुत बड़ी थ्योरी को समझना होगा जो पिछले 150 सालों से चली आ रही थी। ये थ्योरी थी एडम स्मिथ की। उनका कहना था कि भाई अगर किसी ग्रुप में हर इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचे तो आखिर में पूरे ग्रुप का फायदा अपने आप हो जाएगा। मतलब एक तरह से सेल्फिश होना अच्छी बात है। तो हुआ ये कि एक शाम नैश अपने दोस्तों के साथ एक बार में थे और वहीं उन्हें अचानक एक बात क्लिक हुई। उन्होंने देखा कि अगर सारे दोस्त एक ही लड़की को अप्रोच करने जाएंगे तो क्या होगा, कोई भी नहीं जीतेगा, सब एक दूसरे का ही रास्ता काटेंगे। लेकिन अगर वो मिलकर काम करें तो सबके सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। और बस यहीं से जन्म हुआ उनकी थ्योरी का, जिसे उन्होंने नाम दिया गवर्निंग डायनामिक्स। और इसी एक मोमेंट में नैश ने 150 साल पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट के रख दिया। उन्होंने कहा, देखो, सबसे अच्छा नतीजा तब नहीं मिलता जब सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बल्कि तब मिलता है जब हर कोई अपने साथ साथ पूरे ग्रुप के भले के बारे में भी सोचे। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, आप समझिए, ये इकोनॉमिक्स की दुनिया में एक भूचाल की तरह था। तो चलिए अब कहानी में 5 साल आगे चलते हैं। साल था 1953। कोल्ड वॉर का दौर था और नैश की जो ये पैटर्न पहचानने की गजब की काबिलियत थी ना, उसने सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उन्हें रिक्रूट किया विलियम पार्चर नाम के एक बड़े ही रहस्यमयी सरकारी एजेंट ने, एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए। काम क्या था? काम था अखबारों और मैगजीन्स में छिपे हुए दुश्मन के कोड्स को ढूंढना और उन्हें डिकोड करना। सोचिए, ये एक बहुत ही खतरनाक दुनिया थी जहां हर कोने में खतरा मंडरा रहा था। नैश को तो हमेशा यही लगता था कि सोवियत जासूस हर वक्त उन पर नजर रखे हुए हैं। अब इस सीक्रेट और खतरनाक जिंदगी के बीच उनकी असल जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आया। उनकी जिंदगी में आई एलिशिया। वो उनकी एक स्टूडेंट थी और देखते देखते उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गई। तो मतलब एक तरफ थी कोड्स, सीक्रेट्स और डर की दुनिया, और दूसरी तरफ था एलिशिया का प्यार जो उन्हें असलियत की जमीन से जोड़े रखता था। लेकिन क्या होता है जब सीक्रेट्स की दुनिया और असल जिंदगी एक दूसरे से इस तरह टकरा जाएं कि सच और धोखे का फर्क ही मिट जाए? हार्वर्ड में एक लेक्चर चल रहा था। नैश बोल रहे थे और तभी कुछ लोग अचानक हॉल में घुस आते हैं और नैश को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगते हैं। अब नैश के लिए ये सोवियत जासूस थे जो उसे किडनैप करने आए थे। वो जाहिर है अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हैं, पर उन्हें पकड़ लिया जाता है। लेकिन जब उन्हें होश आता है तो वो किसी दुश्मन के अड्डे पर नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल में थे। वहां उन्हें पता चलता है कि उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है। और फिर आता है सबसे बड़ा शॉक। विलियम पार्चर, वो सीक्रेट मिशन, सोवियत जासूस, अरे यहां तक कि उनका कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड चार्ल्स होमन, ये सब कभी असल में थे ही नहीं। ये सब उनके दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम था। एलिशिया को जाहिर है इस पर यकीन नहीं हुआ। वो भागी भागी उस सीक्रेट मेल बॉक्स को ढूंढने गई जहां नैश वो सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स छोड़कर आते थे। और जब उन्होंने उसे खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
मेल बॉक्स उन सारे के सारे लिफाफों से भरा पड़ा था और उनमें से एक भी किसी ने कभी खोला तक नहीं था। बस उस एक पल में वो भयानक सच्चाई उनके सामने थी। इस सच्चाई का सामना करने के बाद अब नैश की जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल लड़ाई शुरू होने वाली थी। एक ऐसी लड़ाई जो उन्हें अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़नी थी। जो इलाज शुरू हुआ, शॉक थेरेपी और भारी दवाइयाँ, उसने उनकी बीमारी को तो जैसे तैसे काबू में कर लिया, लेकिन इसने उनकी सबसे कीमती चीज़ छीन ली, उनके सोचने की क्षमता। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया था। वो ना तो काम कर पा रहे थे, ना ही एक पिता की जिम्मेदारी निभा पा रहे थे। और तब उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने अपनी दवाइयाँ लेना बंद कर दिया। और जैसे ही दवाइयाँ बंद हुईं, वो सारे चेहरे, वो सारी आवाज़ें सब वापस आ गईं। चार्ल्स, पार्चर और चार्ल्स की छोटी भतीजी मार्सी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक दिन नैश ने मार्सी को देखा और अपने उसी जीनियस दिमाग का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार अपनी ही बीमारी पर। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि इतने साल बीत गए, पर मार्सी, वो तो कभी बड़ी ही नहीं हुई। वो आज भी उतनी ही छोटी बच्ची थी। और बस यही वो लॉजिक था, वो तर्क था जिसने उन्हें पहली बार असलियत और अपने मन के बनाए भ्रम में फर्क करना सिखाया। अब ये लड़ाई कोई 1-2 दिन की नहीं थी। ये एक लंबी और बहुत अकेली लड़ाई थी। चलिए देखते हैं कि कैसे दशकों बाद इस लड़ाई का नतीजा पूरी दुनिया के सामने आया। देखिए, ये कोई फिल्मी चमत्कार नहीं था। नैश ने दशकों तक, जी हां दशकों तक, अपने दिमाग के बनाए इन किरदारों के साथ जीना सीखा। वो धीरे धीरे प्रिंसटन वापस लौटे। 1978 आते आते तो उन्होंने वापस पढ़ाना भी शुरू कर दिया। और फिर साल आया 1994 और उनके उसी एक क्रांतिकारी आइडिया के लिए, जो सालों पहले एक बार में आया था, उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला, नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार की घोषणा के बाद प्रिंसटन में एक बहुत ही दिल छू लेने वाला सीन देखने को मिला। यूनिवर्सिटी के जो बाकी प्रोफेसर थे वो एक एक करके आए और अपनी पेन उनकी टेबल पर रखने लगे। ये गहरे सम्मान का प्रतीक था। सोचिए, ये उस इंसान के लिए सम्मान था जिसे एक वक्त पर दुनिया ने लगभग भुला ही दिया था, पर उस इंसान ने कभी हार नहीं मानी थी। और जब वो नोबेल पुरस्कार लेने स्टेज पे गए तो अपनी स्पीच में उन्होंने अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट किसी थ्योरी या फॉर्मूले को नहीं दिया। उन्होंने ये क्रेडिट दिया अपनी पत्नी एलिसिया को। उन्होंने साफ साफ माना कि अगर एलिसिया का वो अटूट प्यार और विश्वास ना होता तो वो इस अंधेरे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। तो जॉन नैश ने अपने दिमाग से लड़ाई करके उसे हराया नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीखा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान का दिमाग, जो यूनिवर्स के बड़े बड़े राज सुलझा सकता है ना, वो अगर ठान ले तो अपने अंदर के सबसे गहरे राज भी सुलझा सकता है। ये कहानी सिर्फ एक जीनियस की नहीं है। ये कहानी है प्यार की, हिम्मत की और उस खूबसूरत दिमाग की जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा।